हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इंडिया के टॉप 5 स्कूल्स में से एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आज हम लोग सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। इफ 1 is 1/0 of the polynomial px is equal to ax square minus 3 bracket a minus 1 x minus 1, then the value of a is। तो क्या वैल्यू होगी a की, ये बताना है आपको। अगर वो जो 1 है ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो जब हम x की जगह पर 1 रखेंगे तो वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, यानी p1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ x की जगह पर क्या रख देते हैं, 1 पुट करते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा p1 इज इक्वल टू, x की जगह पर 1 रख रहे हैं हम ना, ठीक है, क्योंकि 1 जो है इसका एक जीरो है। चलो, ये हो जाएगा a माइनस 3 और a माइनस 1, एक्स की जगह पर 1 रख दिया और माइनस 1। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसका, हमारा p1 की वैल्यू जैसा मैंने बताया 0 हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1। सॉल्व कीजिए जरा। 0 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 माइनस 3a प्लस a, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2a और प्लस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो इस 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो अगला स्टेप क्या बताता है, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2a, तो a ये कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1। यही आंसर है आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। The length of the diagonals of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter. Then the length of the sides of the rhombus is। मैं एक rhombus बनाता हूँ सबसे पहले। मान लीजिए ये हमारा rhombus है, ठीक है, ABCD कोई rhombus है सब। तो आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है डायगनल्स की, कि भाई डायगनल्स रोम्बस को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। इसका जो एक डायगनल दिया है हमें 16 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी डायगनल बाइसेक्ट करेगा तो ये तो हो जाएगा 8 में बाइसेक्ट करेगा। और दूसरा डायगनल ये 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये साइड हमारी 6 और 6 हो जाएगी। तो अगर हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ ओ, AOB ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपकी जो साइड AB है वो कितनी हो जाएगी, साइड AB जो है वो कैसे निकालेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर ये 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, तो 8 स्क्वायर यानी 64 और प्लस 6 स्क्वायर यानी 36, यानी अंडर रूट कितना आ जाएगा, 100, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। तो ये साइड आपकी ये भी आ गई 10। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. A man goes 15 meter due west and then 8 meter due north. How far is he from the starting point? लीजिए, बहुत, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको। सिंपल कि भाई आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो 15 मीटर ड्यू वेस्ट, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, भाई यहाँ से ओरिजिन से 15 मीटर ड्यू वेस्ट वो आ जाता है, ये हो गया 15 मीटर। और फिर 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में 8 मीटर जाएगा, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो भाई वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है ये बताइए, यानी आपको ये साइड निकालनी है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन आ गया, यानी जो ये साइड है, अगर आप यहाँ से चले थे ए से गए बी, फिर बी से गए आप सी, तो AC साइड कैसे निकालेंगे, तो AC कैसे निकाला जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कितना, 15 स्क्वायर एंड प्लस 8 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर कितना होता है 225 और प्लस 8 स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये दोनों जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 289 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो इसका मतलब हुआ कि 17 मीटर की डिस्टेंस पे है वो अभी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24. A wire is in the shape of a circle of radius 21 centimeter. It is bent to form a square. The side of the square is। तो देखो समझो इसको कि तुम्हारे पास एक सर्कल शेप का वायर है,
सर्कल की फॉर्म में है अभी वो, और उसकी रेडियस 21 है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसकी लेंथ निकाल लो कि आखिर कितना वायर लगा उस सर्कल को बनाने में। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस निकाल लो सबसे पहले 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 रेडियस है भाई 2 पाई r। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 से 7 3 जा 21, और ये आ जाएगा 6 इंटू 22, और 6 इंटू 22 कितना, 132 सेंटीमीटर आपके पास वायर है, यानी 132 सेंटीमीटर टोटल वायर यूज हुआ है उस सर्कल को बनाने में। अब इस सर्कल को, जो सर्कल आपके पास था जो कि जिसका सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर है, अब आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्क्वायर में। तो भाई जो टोटल पूरा 132 आपके पास जो लेंथ है वायर का, वो अब उसी वायर से तो आपने ये स्क्वायर बनाया है, तो वो पूरा जो है 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 132 को, यानी आपके पास आया 33। तो 33 सेंटीमीटर की ईच साइड होगी स्क्वायर की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो फेस कार्ड्स होते हैं वो सिर्फ होता है आपका किंग होता है, क्वीन होता है, और दूसरा होता है आपका जैक। ये तीन ही फेस कार्ड कहलाते हैं। एस को हम लोग फेस कार्ड नहीं मानते हैं। ठीक है, तो किंग क्वीन जैक तीन कार्ड हमारे होंगे हर सूट में। आपको पता है कितने सूट होते हैं आपके पास में, तो रेड सूट हमारे पास कितने होते हैं, 2 सूट होते हैं रेड। ठीक है ना, एक तो अपना होता है हार्ट, और दूसरा रेड सूट होता है आपका डायमंड। तो आपके पास तीन तो किंग क्वीन और जैक हार्ट के होंगे, और तीन ही किंग क्वीन और जैक आपके पास डायमंड के होंगे। टोटल 6 कार्ड हो गए। रेड फेस का टोटल हो गए 6। टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/52। तो 6/52 को सॉल्व कीजिएगा, 3/26। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। When a die is thrown, the probability of getting an odd number less than 3। अरे भाई जब आप डाइस को आप थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 इतना ही ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई यही नंबर आ सकते हैं। अब वो कह रहा है आपसे लेस देन 3, यानी ये ऑड नंबर होना चाहिए। तो लेस देन 3 ऑड नंबर जब आप चलोगे तो 2 तो ऑड है नहीं, 2 तो इवन है, इसके पास, इसका मतलब आपके पास 1 ही नंबर बचा ऑड नंबर में। तो 1/6 टोटल हमारे पास कितने जो आउटकम है 6, और ऑड नंबर आने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ 1। तो हमारा ऑप्शन हो गया 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, द आर्क ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई। अब आप देखिए आपके पास एक सर्कल है और उसकी आर्क लेंथ कह रहा है ना। आर्क ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ, यानी आर्क लेंथ बता रहा है कितनी है, 5 पाई है। तो आर्क लेंथ का आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360। तो आर्क लेंथ आपको 5 पाई दी हुई है, तो 5 पाई इज इक्वल टू 2 पाई r थीटा अपॉन 360। अब आप देखिए आप क्या कर सकते हो, इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर सकते हो, और 360 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 5 इंटू 360 इज इक्वल टू आपको, और इज इक्वल टू मिला 2r थीटा। यहाँ से 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ से हटा करके आपने कहाँ भेज दिया, इसके नीचे डिवाइड में, यानी 5 इंटू 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू r थीटा। ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए कि आपको r थीटा की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहे, अभी बाद में देखेंगे। अब फिर वो कह रहा है and the sector is bound and the sector it bounds has an area of 2 पाई। चलो भाई, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है तुम्हारा, सेक्टर का एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एरिया दिया है तुम्हें उसने 20 पाई। ठीक है, तो 20 जो पाई है वो किसके इक्वल है, पाई आर तुम्हें पता नहीं, स्क्वायर थीटा अपॉन 360।
अब देखो यहाँ से भी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे तुमने यहाँ किया था 360 से इधर 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 इंटू 360 हो जाएगा, और यहाँ से इज इक्वल टू क्या मिला, आर स्क्वायर थीटा। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, देखो आर थीटा लिख सकते हो इंटू आर लिख सकते हो। भाई आर स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, आर थीटा नहीं लिख सकते, आर थीटा इंटू आर, क्योंकि अगर आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर थीटा ही तो आएगा, और इधर तुम्हारे पास है 20 इंटू 360। ये तुम कह लो, चाहो तो इक्वेशन 2 कह लो। अब तुम देखो, ये जो आर थीटा की वैल्यू तुमने यहाँ इक्वेशन 1 में निकाली थी, इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दो, तो तुम्हें मिलेगा 20 इंटू 360 इज इक्वल टू आर थीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, देखो 5 इंटू 360 अपॉन 2 इंटू आर। ठीक है, अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये 360 से 360 तो कैंसिल हो गया, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 40 हो जाएगा, और 5 कहाँ आएगा, डिवाइड में। भाई तो कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 5 इज इक्वल टू आर, और जैसे ही तुम 5 से कैंसिल करते हो इसको 40 को, तो कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, यानी जो आर की वैल्यू आई वो तुम्हारी कितनी आई, 8 आई, और इसकी यूनिट कितनी होगी, क्वेश्चन सारा किसमें चल रहा है, देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर हो गया इसका मतलब, तो आर आपका ऑप्शन है 8। तो इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? So the probability is given. So probability आपका P कितना है, 0.08 आपको दिया हुआ है, is equal to, आप क्या करते हैं, favorable cases upon total number of cases। तो टोटल जो 6,000 टिकट्स हैं आपके पास में जो कि सोल्ड हुए, और उसने कितने टिकट्स लिए थे, मान लीजिए x टिकट्स लिए थे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.08 इंटू 6,000। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 तो 48 आ जाएगा, और कितने 3 जीरो लग जाएंगे, तो 3 जीरो लगा दीजिए, और डेसिमल 2 के बाद डेसिमल पॉइंट, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब कितने टिकट्स उसने जो खरीदे, 480 टिकट्स, शी हैज बॉट 480 tickets, option C is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, देन क्या बात होगी ये बताना है। तो अब साइन इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो भाई आप खुद सोचो कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 कब हो सकता है, यानी साइन की किस वैल्यू के लिए 1 होता है, साइन 90 डिग्री के लिए 1 होता है, साइन जो वैल्यू होती है वो साइन 90 की होती है। तो अगर आप कंपेयर करते हो इसको इससे, तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, आपको इक्वेशन मिलेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। फिर आप देखो, फिर कह रहा है कॉस ए माइनस बी, तो अगर आप कॉस को चेक करते हो तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये 1 जो है कॉस में किसकी वैल्यू होती है, अब आप देखो कॉस में किसकी वैल्यू होती है 1, तो वो होती है 0 डिग्री की। तो इसका मतलब आपको इक्वेशन मिली a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए और a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे इसको, इक्वेशंस को, ये b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री आया, और अगर a 45 यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। तो अब आप देखो कितना आसान है, √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है भाई, 60 डिग्री की होती है, तो इसका मतलब अल्फा तो 60 हो गया, और कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो 0 जो होती है वो आपकी होती है किसकी, कॉस 90 की, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू आपकी हो गई 90 डिग्री। अब वो आपसे पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा, तो 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इसको देखो मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज। तो देखो क्या करोगे इसमें, इस पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। जब आप कॉस थीटा से डिवाइड लगाओगे तो ये कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर भी कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर भी कॉस थीटा आ जाएगा नीचे। तो अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, देखो आपके पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और प्लस
ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा, ये कैंसिल हुआ तो √2। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2 -1। अब आप चेक कर लो, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, √2 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन द फिगर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये दो साइड बीसी और एसी इसकी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट एंगल एट सी ये 90 डिग्री है, देयरफॉर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या है ये बताना है। तो राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि भाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, बी सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। लेकिन क्या बात है कि BC और AC दोनों इक्वल हैं, तो आप BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी BC को, बिकॉज BC जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, इसलिए BC की जगह पर AC पुट कर दिया, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, ये एंगल्स आपको इक्वल दिए हैं और साइड इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 3D, देन द टू ट्रायंगल्स आर। चलिए डिसीजन लेते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल आपके पास है DEF। अब क्या दिया है, B इज इक्वल टू E, ओके, दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, F इज इक्वल टू C, ओके, तो ये एंगल F इज इक्वल टू दिया है एंगल C के। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपके ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल तो आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और क्या बता रहा है कि AB इज इक्वल टू डी, यानी AB जो है DE का 3 टाइम्स है ना। AB जो है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ DE है। तो इसका मतलब अगर DE x रही है, अगर DE x है तो AB कितना होगा, 3x होगा, यानी 3 गुना होगा। अगर ये 10 है तो ये 30 हो जाएगी साइड। तो क्लियर सी बात है कि इनके जो साइज है, इसका जो दोनों ट्रायंगल का साइज है वो क्या होगा, साइज जो होगा इसका वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। बट शेप क्या होगी इसकी, जो शेप है, शेप सेम होगी, है ना। तो सेम शेप डिफरेंट साइज, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है, कि दोनों ट्रायंगल की जो साइज है वो भी सेम होना चाहिए, सेम शेप सेम साइज, तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये हमने डिसीजन मिल गया यहाँ से कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, और ये भी पता चल गया यहाँ से ए सिमिलरिटी से कि सिमिलर तो है। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया कि सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो और भी आसान है, देखो 34। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, यानी a को हम इस तरह से लिख सकते हैं और b को अगर इस तरह से लिखा गया है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं x y, देन HCF ऑफ ए बी क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। तो हाईएस्ट कॉमन कितना, देखो x यहाँ पर आपका क्यूब है, यहाँ पर है x, तो कॉमन कितना आ सकता है, x ही कॉमन आ सकता है बस। तो x आपके पास HCF में आपके आ गया, एक तो x आ गया, y में देखो y2 है, यहाँ पर y स्क्वायर है, और यहाँ है y क्यूब, तो कितना कॉमन आ सकता है, y स्क्वायर आ सकता है दोनों में से, तो यही आपका आंसर हो गया। तो एक्स वाई स्क्वायर आपका आंसर देखो कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 35 में जनरली बच्चे देखते ही क्या कह देते हैं कि भाई ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने क्वेश्चन इस तरह के बहुत कर रखे हैं, है ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन जरा चेक कर लो अपने, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, कॉम्पोजिट, होल नंबर, प्राइम नंबर, बोथ ए एंड बी। प्राइम तो भाई ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, आपको मालूम है। ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर तो है, सब बच्चों ने बहुत ऐसे प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चन, तो कॉम्पोजिट तो है, लेकिन यहाँ होल नंबर भी दिया है, होल नंबर क्यों दिया है, अगर आप यहाँ पर देखो, तो अगर आप 15 यहाँ से कॉमन लोगे तो ये कितना बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे सारा, तो जो भी नंबर आएगा, क्या वो होल नंबर होगा या नहीं होगा, सोचो, होल नंबर तो होगा वो। तो इसका मतलब कॉम्पोजिट भी है, होल भी है, तो अपना ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, डी, बोथ ए एंड बी, कॉम्पोजिट नंबर भी होगा ये और होल नंबर भी होगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एलसीएम, अरे लो बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं एलसीएम? देखो हाईएस्ट पावर देखते जाओ, सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर चेक कर लो। भाई 2 का पावर कितना है यहाँ 3 और यहाँ कितना है 4, इसका मतलब 2 का पावर 4 आएगा। हाईएस्ट पावर देखनी है हर फैक्टर की। फिर देखो 3 है, यहाँ पर 3 तो कहीं है नहीं इसमें, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 ही है, तो एक बार आएगा 3। फिर अगला क्वेश्चन फैक्टर है 5, यहाँ पर 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो एक बार ही आएगा 5। देखो ये काउंट कर लिया, ये काउंट कर लिया, ये काउंट कर लिया, ठीक है ना। 2 हो गया, 5 बचा क्या 7। 7 की भी 7 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, इसको भी काउंट करना पड़ेगा अपने को। तो 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 7 भी आएगा। अब इसे सॉल्व करो, देखो कितना आया। तो 2 रेज़ टू दी पावर 4 कितना हो गया 16 और इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो जल्दी से क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करो। तो 16 5 जा तो मुझे 80 दिख रहा है, जल्दी से आ जाएगा, और 7 3 जा 21 दिख रहा है। और जैसे इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 0 1680। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, अरे बहुत आसान क्वेश्चन। देखो फिर से इसको क्या करना है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। और पहले देखो इन्होंने जानबूझ करके 7x की टर्म लास्ट में दी, आप पहले इसे ठीक से लिखो भाई, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 6 3 का 18 आया, यानी माइनस का 18 आया। और इसके ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए -7, तो कितना बन सकते हैं, 9 2 जा 18 बन सकता है, देखो आराम से। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना कॉमन ले सकते हो तुम, कितना आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, देखो x कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा 2x माइनस 3। और यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है +1, तो 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया, तो क्या बचा तुम्हारे पास 3x प्लस 1। ठीक है, तो अगर तुम्हें जीरोस निकालने हैं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आने वाली है 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आने वाली है -1/3 आएगी। तो 3/2 -1/3 कहाँ दिख रहा है, देखो ये रहा 3/2 -1/3। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट द मोस्ट, अब ये तुम याद रखो, देखो कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उसकी जितनी भी डिग्री होती है उससे एक ज्यादा टर्म्स होती है। मतलब n डिग्री है तो कितनी टर्म्स होंगी, n+1 टर्म्स होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। लेकिन क्यों, कैसे होता है, देखो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एट द मोस्ट कह रहा है, इसका मतलब कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, सारी की सारी टर्म अवेलेबल है। तो अगर हम कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है, तो मान लो मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ लिखता हूं तुम्हारे लिए, जैसे एक्स क्यूब की टर्म होगी, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, उसके बाद एक्स की टर्म होगी, और उसके बाद क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म भी तो होती है, यहाँ पर कोई नंबर भी तो होता है। तो ये कांस्टेंट टर्म के लिए +1 आ रहा है, यानी 3 डिग्री है उसकी, तो 3 टर्म तो है ही है, देखो 1 2 और 3, और ये जो एक एक्स्ट्रा टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ +1 करते हैं, जितनी डिग्री होती है उससे एक ज्यादा, एक ये एक ज्यादा किस लिए, कांस्टेंट टर्म की वजह से। तो अगर 3 डिग्री है तो कितनी टर्म दिख रही है तुम्हें, 4। तो n डिग्री होगी तो कितनी टर्म हो जाएंगी, n+1। ये है इसका सॉल्यूशन। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ डरा रहा है और कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस एंड द y एक्सिस इज, अरे भाई आपसे पूछा गया है कि एरिया बताओ कितना होगा ट्रायंगल का जो कि टू लाइन से और y एक्सिस के बीच में बन रहा है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, देखो ये सिर्फ डरा रहा है फिगर, और कुछ भी नहीं है आपको। यहाँ पर इतना ये दे दिया, लीनियर इक्वेशन लिख दी, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, इसे पता नहीं कैसे सॉल्व करना है। या देखो यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट भी दे दिया, पी का कोऑर्डिनेट दे दिया इस पॉइंट का तुम्हें, और देखो क्यू का कोऑर्डिनेट भी दे दिया, और यहाँ पर देखो इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो तुम्हें पता है ओरिजिन है तो 0 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं लगेगा, ना लीनियर इक्वेशन लगेगी, ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगेगी, कुछ नहीं। अरे सिंपल देखो, यहाँ से यहाँ तक का ये जो ट्रायंगल है भाई, ये एक्स एक लाइन है, दूसरी एक पहली लाइन तो ये है और दूसरी लाइन ये है, इन दोनों लाइंस के बीच में और वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस तुम्हारी ये वाली एक्सिस है, तो ये तुम्हें इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से इसका एरिया कैसे निकालना है? देखो इसको बेस मान लो, इस वाली जो साइड को इसे क्या मान लोगे तुम? बेस। और यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका वर्टेक्स है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो बस, और कुछ नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है? देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी डिस्टेंस है? 5, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है ना? ये तो 5 हो गया, और हाइट कितनी है इसकी? देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? 1 2 3 4, भाई यहाँ से यहाँ तक देखो ना, 1 2 3 4, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक 4 डिस्टेंस है। तो कितना आ गया? जैसे ये कैंसिल करोगे देखो तुम्हारा तो आंसर आ जाएगा कितना? 10। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ देख लो 10 कहाँ आ रहा है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन। तो ये सिर्फ फिगर डरा रही है, तुम्हें लीनियर इक्वेशन दे दी ऐसे लिख करके, और पता नहीं कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब अगर तुम यहाँ पर कोऑर्डिनेट मान लो, तीनों कोऑर्डिनेट तुम्हें मालूम भी है, एरिया तो निकल जाएगा, बट टाइम कितना वेस्ट होगा ये देखो ना। आपको हालांकि, और वो कोर्स में भी वैसे भी नहीं है इस बार, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाने बैठ गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 ब्रैकेट x1 y1 y2 माइनस y3 प्लस ये जो पूरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये लगाने बैठ गए तो ये बहुत देर लग जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जबकि यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ इस आसान सी ट्रिक से सॉल्व हो जाने वाला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये चीजें होती हैं, देखो सिर्फ आपको डरा रहा है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P32 फ्रॉम द ओरिजिन? अरे भाई ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 होंगे। तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताओ? अंडर रूट x1 माइनस x2, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, और y1 माइनस y2 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। कितना आसान है, देखो ये कितना हो गया 9 और प्लस 4, ये कितना हो गया √13। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। सेक्शन बी यहाँ कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, कभी कभी पेपर में आप देखोगे कि जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टफ होते हैं। शुरू के जैसे 3 4 क्वेश्चन उसने टफ दे दिए, तो बच्चा क्या करता है, नॉर्मली हम शुरू से जब स्टार्ट करते हैं तो देखा कि पहले ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और सॉल्व नहीं हुआ, फिर आपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले, वो भी सॉल्व नहीं हुआ। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा इसलिए करते हैं एग्जामिनर, वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप नर्वस तो नहीं हो जाते कहीं आप, और अगर आप नर्वस हो गए, घबरा गए, तो आपका पेपर डेफिनेटली खराब होने वाला है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में क्वेश्चन टफ होंगे, और बीच में क्वेश्चंस क्या होंगे, इजी होंगे, और थोड़े से लास्ट में टफ होंगे, या लास्ट में भी इजी होंगे। तो आपको डरना नहीं है। अगर आपने जैसे पहले ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की और वो आपसे नहीं हुआ, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप छोड़ दो उसे, आगे चलो, वहां पर टाइम वेस्ट मत करो। फिर जब आप क्वेश्चन जब आपसे होने लगेंगे पेपर में, सॉल्व करने लगोगे, अच्छा ठीक है आपने 10वां करा, 11वां करा, 12वां करा, 13वां करा, तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप हो जाएगा, और आप पूरे पेपर को, क्वेश्चंस को फिर लौट करके वापस आओ उस क्वेश्चन नंबर 1 पे जो आपसे नहीं हो रहा था, उसको करो। क्योंकि हमें ये आपको सिखाना है कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं लाइफ में, तो उससे आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। तो दोस्तों, जल्दी ही मैं सेक्शन सी का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।